नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसके सारे फैसले यहाँ की संसद और यहाँ के संविधान द्वारा जो नियम उपबंध किए गए हैं उसके अनुरूप लिए जाते हैं। लेकिन देश की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी, उसके महासचिव और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब ये इंतजार में बैठे हुए हैं कि भारत के मौजूदा स्थिति को लेकर अमेरिका की क्या सोच है, क्या उसकी रणनीति है और क्या उसे करना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी के परिपक्वता पर हमेशा प्रश्न उठते रहता है। खासकर जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उनके द्वारा उनके मैच्योरिटी और समझ को लेकर हमेशा प्रश्न किया जाता है। राहुल गांधी हमेशा अपने कुछ कामों में या बयानों में ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे देश की सुरक्षा और देश के विदेशी संबंध को लेकर विपक्षी दल उन पर हमेशा प्रश्न उठाती है और उनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ऐसा ही एक कार्य किया है राहुल गांधी ने। आपको बता दें कि वायनाड से वो सांसद हैं केरल के, और उन्होंने कल एक वर्चुअल मीटिंग की अमेरिका के पूर्व राजनयिक के साथ। निकोलस बर्न उनका नाम है, और उसके दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी जो कि एक संप्रभु राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है और उस देश की जनता को भी ये पसंद नहीं आएगा कि वो अपने इंटरनल मामला को लेकर किसी दूसरे देश को इनवाइट करे कि आप इस पर कुछ बोले, कुछ करें। आपको पूरा हम घटना बताते हैं कि राजनीति में कामयाबी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेरिका से मदद की दरकार है। भारत की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर वे अमेरिका सरकार का रुख जानना चाहते हैं। वो यह भी जानना चाहते हैं कि भारत में जो कुछ चल रहा है उस पर अमेरिका को कुछ बोलना चाहिए। आपको बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा देश में संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने के कारण आज कांग्रेस और सपा बसपा जैसी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। भाजपा ने मीडिया और वित्तीय संस्थाओं में वर्चस्व बनाकर अन्य दलों के लिए हालात कठिन कर दिए हैं। कांग्रेस की चुनावी असफलता और आगे की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहां से वो संस्थाएं जिसकी रक्षा नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें हमारी रक्षा करनी है, जिन संस्थाओं को निष्पक्ष राजनीतिक मुकाबले के लिए सहयोग देना है, वो अब ऐसा नहीं कर रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा को वैचारिक तौर पर पुष्ट करने वाली सहयोगी संस्था आरएसएस विभिन्न संस्थाओं में अपनी आदमी भरने का काम कर रही है। ऑनलाइन संवाद में उन्होंने असम विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के एक विधायक की कार से ईवीएम मिलने का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सत्ता पक्ष में से लोगों का मोह भंग हो रहा और यह कांग्रेस के लिए अवसर भी है। उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी हत्या ने काफ़ी कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और कुछ ताकतों ने उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती थी। मैं भी अपने पिता की तरह अन्याय से लड़ता रहूंगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर पर कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, लेकिन कुछ महीने बाद केंद्र सरकार की समझ में आया, तब तक नुकसान हो चुका था। यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलने पर उनकी आर्थिक नीति क्या होगी, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वह नौकरियों के सृजन पर जोर देंगे। अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि लोगों के हाथ में पैसे दिए जाएं। उन्होंने चीन के बढ़ते वर्चस्व की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समृद्धि और विनिर्माण के विकास में बीजिंग की चुनौती से निपट सकते हैं। बर्न द्वारा कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि आप देश को कैसा चलाते हैं। जब तक हम सरकार में थे लोगों से नियमित फीडबैक लेते थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने अपना जो सिस्टम अपनाया है उससे फीडबैक मिलना संभव नहीं है। कृषि सुधार जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कृषि क्षेत्र में बुनियाद को ही ध्वस्त कर दिया जाए। तो ये बातें जो हैं वो राहुल गांधी ने संवाद के दौरान कही और उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी है वो मीडिया, वित्तीय संस्थाओं और अन्य संस्थाओं जिसकी उन्हें रक्षा करनी है, जिनका काम है कि वो लोगों की रक्षा करे, उस सब पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन राहुल गांधी इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं अपने परिवार के बारे में कि कैसे उनके परिवार के लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि राहुल गांधी को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उनके परिवार पर भी देश की संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगा है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है इमरजेंसी के दौरान
सुप्रीम कोर्ट को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया, मुट्ठी में करने का प्रयास किया गया और देश की सारी संस्थाओं का केंद्रीकरण करके और जितने भी विपक्ष के लोग थे या फिर जिसने भी इस इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाया उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया। तो ऐसा पहली बार नहीं है। फिर से आप देखें, राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के ज़माने में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगे, हर एक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए, राज्यपाल बदले गए, चुनाव कराए गए हमेशा। तो राहुल गांधी आज जो रोना रो रहे हैं कि बीजेपी ने जो है संस्थाओं पर अधिकार कर लिया है, तो ऐसा नहीं है, उनकी पार्टी के द्वारा भी ऐसा किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सपा और बसपा और कांग्रेस को ये बताया कि चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको जनता के बीच में जाना होगा, जनता को अपने पक्ष में करना होगा। बीजेपी सत्तारूढ़ दल है और उसने देश की जनता का जनमत अपने साथ किया है, तभी वो देश पर शासन कर रही है और संस्थाएं उसके विचारधारा और कार्यप्रणाली के तहत चल रही है। राहुल गांधी आपको बता दें कि लगातार राजनीति के पिच पर जो है वो फ्लॉप होते आ रहे हैं और हिट विकेट होते जा रहे हैं। ऐसे में उनका फ्रस्ट्रेशन जो है अब ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है और वो अमेरिका को इंटरवेन करने की बातें कह रहे हैं, जो कि एक संप्रभु राष्ट्र के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। ना ही वहाँ के लोग ऐसा पसंद करते हैं, ना ही वहाँ की सरकार ऐसा पसंद करती है। जबकि आपको बता दें कि भारत में जो भी कानून आ रहे हैं, वो कानून को वो तर्क की कसौटी पर या फिर ज़मीनी स्तर पर ये साबित नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष के जितने भी लोग हैं कि वो गलत है या फिर यहाँ के लोगों के लिए वो प्रतिकूल है। लेकिन चुनाव में केवल हार होने से देश की जो व्यवस्था है, देश की जो संस्थाएं हैं, जिनकी बदौलत देश इतना तरक्की किया है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया में नया मुकाम हासिल कर रहा है, उसको बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ और कहा गया कि ये मणिशंकर अय्यर की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरह मणिशंकर अय्यर 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि उन्हें हटाएं, हमें जिताएं। आखिर पाकिस्तान में जाकर ये बातें बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या पाकिस्तान के लोग भारत के लोकतंत्र में वोटिंग करते हैं? क्या है कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो उसी तरह ये भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। तो वही विनय कटियार ने कहा कि ये चीन के एजेंट हैं। आपको बता दें कि अभी तक एनडीए गवर्नमेंट में कुछ भी आप कहें, लेकिन एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा है। देश में परिवर्तन का दौर चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं जो पहले से आ रही थी उससे बदलने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि देश की जो वर्तमान स्थिति जो है ऐसी बन सके कि हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सकें। इसके साथ ही साथ जो जितने भी संस्थाएं हैं उनका कायाकल्प किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। चाहे आप देखें योजना आयोग को ख़त्म किया गया, फिर से आप देख लें रेलवे में भी मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। नौकरियों के क्षेत्र में ज़्यादातर जो है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर सरकारी नौकरियों के भरोसे सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, ताकि हर एक लोग है यहाँ पर वो अपना उद्यम लगा सके, अपना खुद जो है वो जॉब क्रिएटर बन सके, नौकरी देने वाले बन सके। क्योंकि सरकारी नौकरी के बदौलत हम पूरे देश को नहीं चला सकते हैं। देश में हर एक साल करोड़ों युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उस दर से नौकरियां नहीं बढ़ती हैं। ऐसे में अगर हम नौकरियों की संख्या बढ़ा भी दे तो पूरे लोग को नौकरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हर एक आदमी के विकास के बारे में सोचना, उसकी नौकरी के बारे में सोचना, उसके संपूर्ण विकास के बारे में सोचना। और ऐसे में जब तक हम स्टार्टअप जैसे योजनाएं हैं वो आत्मनिर्भरता, इस पर जोर नहीं देंगे, हर एक व्यक्तियों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता, उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो अभी तक जो विपक्षी दलें हैं वो पुराने ढर्रे पे ही चल रही हैं। वही नौकरी रोजगार जो कि सरकारी नौकरियों में है, जात पात, सांप्रदायिकता, यही सब बातों को लेकर वो अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। जबकि भाजपा जो है इन सब से कहीं आगे निकल चुकी है। उनका विजन जो है वो बहुत आगे है। इसमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि भले ही अभी नरेंद्र मोदी या फिर उनकी सरकार को युवाओं का रोष झेलना पड़े, भले ही अभी सरकारी नौकरियां कम निकल रही है, भले ही हो सकता है कि नौकरियां समय पर उसका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो प्लानिंग चल रही है उसे एक बहुत बड़े वर्ग को, जो कि युवा वर्ग है, उन्हें नौकरी देने की है, आत्मनिर्भर बनाने की है, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया,
फिर से आपको मुद्रा योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सके और आत्मनिर्भर बन सके, नौकरियां देने वाले बन सके। लेकिन राहुल गांधी जो हैं सत्ता से बाहर क्या हुए और उनकी लगातार हार क्या हो रही है, हताश हो गए हैं और दूसरे देश का रुख जो है वो भारत की तरफ करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका का बातें जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो हस्तक्षेप करे। भारत जैसे संप्रभु देश के लिए ये कभी भी मुमकिन नहीं है, कभी न देश बर्दाश्त करेगा न यहाँ के लोग बर्दाश्त करेंगे कि हमारी इंटरनल पॉलिसी में कोई दूसरा देश इंटरफेयर करे या कोई ऐसी बातें करे। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को बिहार की देश की जनता ने ही चुन के भेजा है, प्रधानमंत्री बनाया है। और रहा बात आरोप का, इनका संस्थाओं का एकाधिकार करने का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उसको गवर्नमेंट ही उसको चलाती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, और जो स्वायत्त है वो अपने हिसाब से काम करती है। हो सकता है कि आपके खिलाफ निर्णय आ रहा हो और कुछ भी गलतियां होती हैं तो यहाँ की संस्थाएं उस पर कार्य जरूर करती है, उस पर संज्ञान जरूर लेती है। तो राहुल गांधी को देश में अपनी विपक्षी दलों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत करना चाहिए, न कि किसी बाहरी का सहायता लेना चाहिए, क्योंकि बाहरियों की सहायता के चक्कर में भारत का इतिहास रहा है कि हमेशा गुलामी ही मिली है, यातना ही मिली है और दरिद्रता ही बढ़ी है यहाँ पर। तो दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी की ये वक्तव्य। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।